हेलो दोस्तों, आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर से हम लोग जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और साथ में जीएस एमसीक्यू जिसमें आपको आर्ट्स और साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। और आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। किसान दिवस हमारे जो अन्नदाता हैं, जो हमको अन्न देते हैं और हमारे लिए सारी वो दुख कष्ट सहकर और हम लोग के लिए वो पैदा करते अनाज और उसके साथ अन्य फल या सब्जियां अन्य चीज, उन सब को लिए आज मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। और किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। देश के 5वें प्रधानमंत्री जो बने थे चौधरी चरण सिंह, और चौधरी चरण सिंह का जन्म भी 23 दिसंबर 1902 ईस्वी में हुआ था। और ये इन्हीं के जन्मदिन पर आपको भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को सत सत नमन करते हुए हम लोग क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है आपके बीच कि राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है। तो याद रखिए कि नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुज का नाम सुने होंगे, जो बहुत बड़े गणितज्ञ थे यानी गणित की जानकारी रखने वाले थे। और इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ है यानी जन्मदिन पर आपको भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो भारत में प्रतिवर्ष गणित दिवस मनाया जाता है आपको 22 दिसंबर को, यानी 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। और भारत में रामानुज पुरस्कार भी दिया जाता है। तो याद रखेंगे रामानुज पुरस्कार इन्हीं के सम्मान में दिया जाता है, रामानुज पुरस्कार। तो इस बार रामानुज पुरस्कार जो दिया गया है नीना गुप्ता को दिया गया है। किन्हें दिया गया है? नीना गुप्ता को दिया गया है। याद रखेंगे 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, यानी गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को आपको सुशासन दिवस मनाया जाता है। अभी 20 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर में आपको साप्ताहिक आपको सुशासन दिवस भी मनाया जा रहा है। ये जो इमेज में देख रहे हैं यही है श्रीनिवास रामानुजम। अगला प्रश्न है कि भगवान कृष्ण, बलराम और जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया गया है, यानी राजकीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। वो है पंजाब सरकार ने अभी हाल ही में ये टैग दिया है, यानी पंजाब की जो सीएम है उन्हीं के द्वारा ये दिया गया है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण, बलराम और जगन्नाथ की यात्रा निकलती है। और इसके लिए आप देखते हैं ये यात्रा ज़्यादातर आपको बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। तो उसी तरह का उत्सव आपको पंजाब में जब मनाया जाएगा तो उसके लिए एक राजकीय उत्सव के रूप में इसे टैग दिया गया है। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री ने किस नदी पर राज्य का सबसे लंबे टी सेतु का उद्घाटन किया है। तो ये पुल बनाया गया है आपको उड़ीसा के कोटा शहर में, उड़ीसा के कोटक में बनाया गया। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ के जो सीएम है उनके द्वारा इसका अभी हाल ही में शुभारंभ किया गया है। तो याद रखेंगे ये पुल जो है वो महानदी पे है। किस नदी पर है? महानदी पर है। ये अब खूबसूरत सा जो पुल बनाया गया है टी सेतु, इसे याद रखेंगे। महानदी से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध है जिसका नाम है हीराकुंड। क्या नाम है? हीराकुंड बांध यानी डैम जो है हीराकुंड, वो किस नदी पर है? महानदी पर है। और किस राज्य में? तो उड़ीसा में। कहा? उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन वोमेन्स अवार्ड 2021 जीती है। तो किसकी कौन सी जीती है? तो याद रखेंगे जो इमेज में दिख रही है दिव्या हेंगरे को दिया गया है, यानी क्लाइमेट चेंज के लिए यानी जलवायु परिवर्तन और वातावरण इन्वायरमेंट के लिए काम करती हैं और ये केरल की रहने वाली हैं। इन्हीं को दिया गया है आपको यूएन वोमेन्स अवार्ड 2021 दिया गया है। याद रखेंगे हरनाज संधू से याद रखेंगे अभी हाल ही में 2021 में आपको मिस यूनिवर्स का खिताब किन्हें मिला था? हरनाज संधू को मिला था, जो चंडीगढ़ पंजाब की रहने वाली थी। और ये तीसरी महिला थी जिन्हें, भारतीय महिला थी जिन्हें ये आपको मिस यूनिवर्स का खिताब मिला। गीता गोपीनाथ से याद रखेंगे, गीता गोपीनाथ जो हैं वो आईएमएफ के कार्यकारी अधिकारी बनी है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कार्यकारी अधिकारी बनी है। कौन? गीता गोपीनाथ। नीना गुप्ता से याद रखेंगे, इन्हीं को दिया गया है रामानुज पुरस्कार, जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप
2022 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है अभी हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा आपको वेस्ट इंडीज में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेस्ट इंडीज में आयोजित किया जाएगा। याद रखेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है आपको दुबई है और ग्रेग बैरकल जो हैं जो इसके वर्तमान जो हैं अध्यक्ष हैं। अब T20 से याद रखेंगे T20 पुरुषों का विश्व कप का आयोजन जो होगा 2022 में होगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसको भी आप याद रखेंगे 2023 में ICC क्रिकेट विश्व कप का आयोजन जो होगा वो भारत में होगा। कहाँ पे होगा? भारत में होगा। और इस साल T20 विश्व कप जो आयोजन जो हुआ था 2020 में ना होकर 2021 में हुआ था आपको ईवी में। कहाँ हुआ था? ईवी में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर ICC T20 वर्ल्ड कप जीता था। और ये चार्ट है आपको ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में जो वेस्ट इंडीज में आयोजन होगा वो 4 ग्रुपों में बांटा हुआ टीम है। कौन किसके साथ खेलेगा ये पूरा आपका शेड्यूल है। अगला है कि महिलाओं और बालिकाओं के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण के लिए उड़ान योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो हमारी महिला और उसके साथ बालिकाएं जो 10 वर्ष से ऊपर 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन जो पैड होता है उसे फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। ये घोषणा किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। और आप इस इमेज में देख रहे हैं जो पैडमैन फिल्म भी आई थी आपको सैनिटरी पैड पर, तो इसमें अक्षय कुमार ने अहम भूमिका भी निभाया था। और खासकर गांव ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को जागरूक करने के लिए और साथ में राजस्थान सरकार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है जो महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन पैड जो देगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो याद रखिए कॉमनवेल्थ मतलब राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ था। पहले आयोजन याद रखेंगे, ये आयोजन हुआ था ताशकंद में। कहाँ आयोजन हुआ था? ताशकंद में। ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद में, जिसमें भारत ने आपको 16 पदक जीता था। कितना पदक जीता था? तो 16 पदक। इसमें पदक तालिका 4 गोल्ड मेडल के साथ ये 16 पदक जीता था। और 7 पदक जो था आपको टोक्यो ओलंपिक खेल का आयोजन जो हुआ था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो 32वां संस्करण था उसमें भारत ने 7 पदक जीता था। जबकि 19 पदक जीता था भारत पारा ओलंपिक जो हुआ था टोक्यो में, उसमें भारत ने 19 पदक जीता था। कितना पदक जीता था? 19 पदक जीता था। तो कुछ आंकड़ा है जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस हवाई अड्डे को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से 2021 से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जो दिया गया है वो हैदराबाद जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी जो एयरपोर्ट है उसी को दिया गया है। तो इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कुछ स्टैटिक जीके का प्रश्न है और कुछ साइंस का इसी तरह का प्रश्न है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। जैसे प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष के वायु में गृह त्याग दिए थे, यानी गृह त्याग दिए, इस घटना को क्या कहलाती है, क्या कहा जाता है? तो इसे याद रखेंगे, इस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है इस घटना को। अगर कभी प्रश्न पूछ देगा गृह त्याग का प्रतीक क्या था तो घोड़ा था। गृह त्याग का प्रतीक का नाम क्या था? घोड़ा था। और उनके घोड़ा का नाम था कथक। घोड़ा का नाम क्या था? कथक। दूसरा प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर वर्ष का जो प्लानिंग बनाई जाती थी किंतु वर्तमान में इसे क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में पंचवर्षीय योजना नहीं चलता, किंतु पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सी है? तो आपको राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद है, उसी के द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता था। वर्तमान में योजना आयोग जो है वो अलग अलग तरह की योजनाएं बनाती है, लेकिन योजना आयोग का भी वर्तमान में क्या हो गया है नाम? नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद जो होती है वो योजनाओं को अनुमोदित करती है और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो चेयरमैन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की सीमा आपको चीन के साथ भी लगती है, नेपाल के साथ भी लगती है और भूटान से भी लगती है? तो भारत का एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। क्या नाम है? सिक्किम। और सिक्किम जो है वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन, नेपाल, भूटान के साथ बनाती है। और उसके साथ याद रखेंगे नथुला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम है।
नथुला दर्रा भी कहाँ है? तो आपको सिक्किम में है। और भारत का पहला राज्य है सिक्किम, जो पूर्णतः जैविक खेती करने वाला देश का पहला राज्य है आपको सिक्किम। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि महान चिकित्सक चरक, क्या नाम है? महान चिकित्सक जो चरक थे वो किसके दरबार में रहते थे? तो चरक जो है नाम से याद रखेंगे, चरक, और क से कनिष्क, यानी कनिष्क के दरबार में रहते थे कौन? चरक। कनिष्क किस वंश के था? तो कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क, और उनके दरबार में रहते थे चरक। कनिष्क को हम लोग द्वितीय अशोक के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न पूछ देगा कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो कनिष्क को कहा जाता है। अगला है कि भारत के मेट्रो मैन कौन है कहलाते हैं? तो भारत का मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे श्रीधरन को, यानी श्रीधरन को हम लोग मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं। श्रीधरन को किस नाम से जानते हैं? तो मेट्रो मैन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला है कि भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी जब हम लोग आजाद हुए उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। तो भारत के स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे। कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। इसे भी याद रखेंगे। अगला है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में जो समझौता हुआ था किस वर्ष, जिसमें मुस्लिम लीग भी आया था? तो याद रखेंगे 1916 की घटना है आपको, जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ आ गया था। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा सागर, महासागर पूछेगा तो प्रशांत महासागर, और केवल सागर पूछा है तो याद रखेंगे दक्षिणी चीन सागर जो है, दक्षिणी चीन सागर वो सबसे बड़ा सागर है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था आपको 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। कभी पूछ दे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और 1556 इसमें पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। तो पहला जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और दूसरा हुआ था अकबर और हेमू के बीच, और तीसरा हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो याद रखना अमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा को किससे मापते हैं? अमीटर से मापते हैं। उसके अलावा पूछेगा वायु की गति मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो एनेमोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एनेमोमीटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला है कि वायु की दिशा के मापने के लिए विंड वेन एक यंत्र है उससे मापते हैं, और इसे मापते एनेमोमीटर से। किसको मापते हैं? तो वायु की गति को मापते हैं। और वायु की दिशा पूछा जाए तो विंडवेन से मापा जाता है। विभवांतर मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विभवांतर मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि भूकंप के तीव्रता यानी इंटेंसिटी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसको हम लोग प्रयोग करते हैं सिस्मोग्राफ। क्या नाम है उसका? सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। कभी प्रश्न पूछ दे कि भूकंप मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? सिस्मोग्राफ। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप को तीव्रता को किस पे मापते हैं? तो रिएक्टर स्केल पर। किस पे मापते हैं? रिएक्टर स्केल पर हम लोग इसे मापते हैं। तो इसे याद रखेंगे, भूकंप की तीव्रता को किसमें मापते हैं? रिएक्टर स्केल में। अगला प्रश्न है कि शरीर के तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे शरीर को मापने के लिए, टेम्परेचर को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो थर्मामीटर का। किसका प्रयोग करते हैं? तो थर्मामीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब कह रहा है कि उच्च टेम्परेचर यानी हाईएस्ट टेम्परेचर 15 डिग्री सी से 1500 डिग्री सी से अधिक हो तो उसे मापने वाले किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो याद रखना पायरोमीटर। यानी पायरोमीटर जो होता है इसे उच्च टेम्परेचर मापा जाता है, यानी 1500 डिग्री से अधिक। साउंड की शुद्धता मापने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो आपको कैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो कैरोमीटर का प्रयोग करते हैं।
अब प्रश्न पूछ देगा कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना किसका होता है? 24 कैरेट का होता है। अब हृदय की ध्वनि सुनने में मापने में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो याद रखना है स्टेथोस्कोप का नाम सुने होंगे आप, स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप से हम लोग हृदय की ध्वनि को सुनते हैं, और स्टेथोस्कोप जो आला लेकर डॉक्टर खड़ा रहता है वही होता है। अब है रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्फिग्नोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्फिग्नोमीटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला है कि मूल भौतिक राशि यानी फंडामेंटल फिजिकल यूनिट की संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे मूल भौतिक राशि की संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7 होती है, जिसमें आपने पढ़ा होगा समय हो, लंबाई हो, द्रव्यमान हो, तापमान हो, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा। ये सब क्या है? ये आपको मूल भौतिक राशि है। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री भी होता है। तो 2 कितना होता है? संपूरक मात्रक भी होता है। प्रश्न पूछता है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर, और मीटर में कहेंगे तो 15 कर देंगे। क्या कर देंगे? 15 कर देंगे। वायुमंडलीय दाब को मापने वाले मात्रक क्या होता है? तो बार होता है। क्या होता है? बार। बार से इसे मापा जाता है। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो इस तरह हमने आपको बीच कुछ साइंस का और कुछ आर्ट्स के प्रश्न पर भी चर्चा किया, और कुछ करेंट अफेयर्स के प्रश्न को भी चर्चा किया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।